Hello students, how are you? You are welcome on online platform of Bhavna Institute of Science. Let's read the remaining chapter, the last lesson. What a thunderclap these words were to me. Thunderclap, yani a vajrapat. The words which Mr. Havel told to the students that it is your last lesson seemed much surprised as a thunderclap. वज्रपात की तरह कौन से शब्द? ओ दी रेचिज, अरेचिज यानी दुष्ट. अरे तो क्या उन दुष्टों ने, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल, यानी क्या उन्होंने टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पे जो इंफॉर्मेशन चस्पा की थी, क्या यही थी कि भाई कल से जो है वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. अरे मैं फ्रेंच भाषा को तो अभी लिखना भी नहीं जानता था, उसके बारे में मुझे अभी तक कुछ आता भी नहीं है, और मेरे लिए ये लास्ट लेसन हो गया. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. अब वो मन ही मन अपने आप को कोसता है कि मैं अभी फ्रेंच भाषा अपनी जिंदगी में कभी नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि mostly he spent his time in wandering here and there and seeking bird eggs in the forest and went to SAR for sliding. I must stop there. अब वो मिस्टर फ्रेंच यही सोचता है कि मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, यानी कि अब फ्रेंच भाषा में आगे नहीं पढ़ पाऊंगा. Then oh how sorry I was for not learning my lessons, यानी कि मैं, अब मुझे कितना खेद है कि मैं अपने खुद की भाषा जो है वो नहीं सीख पाया था. Instead for seeking birds eggs, seeking यानी सर्च, तलाश करना. सीख का मतलब होता है तलाश करना. मोस्टली वो अपना टाइम जो है वो पक्षियों के अंडों की तलाश के लिए चला जाता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने के लिए चला जाता था. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints. The book which seemed to him nuisance and heavy to carry, and the history of his saints, all seemed न्यूसेंस ए व्हाइल एगो, यानी कि ये सारी चीजें जो है थोड़ी देर पहले उसको न्यूसेंस लगती थी, यानी बेकार, बकवास लगती थी. क्या चीजें? उसकी पुस्तकें, और वहां ले जाने में भी उससे बर्डन मानता था. एंड ग्रामर और व्याकरण, एंड द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे देश के संतों का इतिहास, ये सारी चीजें उसमें बकवास लगती थी. वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, जो कि अब उसकी पुरानी मित्र बन गई थी. दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे वो कभी गिव अप नहीं कर सकता था. गिव अप का मतलब होता है अबेंडन, एंड मीन्स त्यागना. एंड मिस्टर हावेल टू, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, जिस तरीके से वो जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, यानी आई डिड नॉट सी हिम अगेन इन माई लाइफ. अपने जीवन में मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा. अब मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज. पहले फ्रेंच जो है मिस्टर हैमल से हेड करता था, एंड ही थॉट दैट मिस्टर हैमल इज वेरी क्रैंकी. क्रैंकी मीन्स बैड टेम्पर्ड, यानी उग्र मिजाज के, उग्र स्वभाव के थे. लेकिन अब उसका मिस्टर हैमल के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, यानी वह उसके बैड टेम्पर को भूल जाता है. पुअर मैन, बेचारे आदमी. यहां पुअर मैन आया है गुरुजी के लिए. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, यानी कि अब उसके दिमाग में ये विचार आया कि व्हाई डिड मिस्टर हैमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, बिकॉज इट वॉज हिज ऑनर फॉर द लास्ट लेसन टू द French people. Now the six went into the hands of the Prussia.
नाउ आई अंडरस्टूड एंड नाउ आई अंडरस्टूड, यानी कि फ्रेंच कहते हैं कि अब मुझे यह समझ में आ गया था कि हमारे गुरुजी उस दिन नई पोशाक पहन करके क्यों आए थे, एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और एक आइडिया दिमाग में और भी आया था, इसीलिए ये गांव के लोग जो है वो हमारी क्लास में पीछे की बेंच पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें खेद हो रहा था, वो रिग्रेट महसूस कर रहे थे, बिकॉज दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। यानी कि they blamed each other that they had ignored their study and school. It was their way of thanking our master for his 40 years of the faithful service. और उनका एक तरीका था कि हमारे उस टीचर ने जो कि 40 वर्ष तक हमारी उस स्कूल के अंदर सेवा दी थी, तो उनकी फेथफुली यानी सिंसियर यानी ईमानदारी से उन्होंने जो सेवा दी थी उसके लिए वो धन्यवाद देने के आए थे। एंड शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, यानी कि जो अब उनका नहीं रहेगा सदा सदा के लिए, वहां उनसे अलग हो जाएगा। यानी कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सास और लॉरेन, वो जर्मनी के अधीन हो जाएंगे। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, यानी कि people were showing their respect to the country that was there no more, I heard my name called, तभी मुझे अपना नाम जो पुकारा गया था वो मुझे सुनाई दिया, because it was my turn to recite the rules of participle completely, यानी रिसाइट मीन्स होता है स्पीक लाउडली, यानी जोर से बोलकर सुनाने की। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, जिसके लिए मैं कुछ भी कहने के लिए योग्य नहीं था। दैट ड्रेडफुल रोल, उस भयानक नियम के बारे में। द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, यानी कि पार्टिसिपल का जो नियम था वो पूरी तरीके से मैं सुना नहीं सकता था। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाना था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी तरह की गलती की, जो कि मेरे लिए संभव नहीं था क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि पार्टिसिपल्स का रूल होता क्या है। बट आई गॉट मिक्स्ड अप, लेकिन मैं मिक्स्ड अप हो गया था, यानी कंफ्यूज हो गया था, उलझ गया था। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, उसके पहले ही शब्द में मैं उलझ गया था। एंड स्टूड देयर, और चुपचाप वहां खड़ा हो गया था। आई कुड नॉट लुक अप बिकॉज आई हैड नो करेज टू सी इन फ्रंट ऑफ मिस्टर हामल। सो होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, अपनी मेज पकड़ करके मैं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, यानी बहुत ही तेजी से। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, यानी आई हैड नो करेज टू लुक अप टू मिस्टर हैमल। नेक्स्ट आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, तभी मैंने सुना कि मिस्टर हैमल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें स्कॉल्ड नहीं करूंगा। स्कॉल्ड का मतलब होता है रिब्यूक, और रिब्यूक मीन्स डांटना। तो मिस्टर हैमल ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, यानी कि आपने बहुत या पर्याप्त रूप से बुरा महसूस कर लिया है। सी हाउ इट इज, देखिए ये सब कुछ कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हमेशा हमने एक दूसरे से कहा है, यानी अपने आप से कहा है, अब्बा, यानी दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, यानी अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए, जिसका मतलब होगा अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हम कहते हैं कि वी हैव ए लॉट ऑफ टाइम, सो वी विल
learn it tomorrow, the next day. So we put off learning on tomorrow. इसलिए हम कोई भी चीज जो होती है वो याद करने के लिए कल पे टाल देते हैं. यह कह करके, या we have made many excuses, हम बहुत सारे बहाने बनाते थे. क्या बोला कि I have plenty of time, I will learn it tomorrow, कि मैं ये कल याद कर लूंगा. And now you see, अब आप लोग ये देखते ही हैं, ये आप समझ गए होंगे, where we have come out, हम कहां पहुंच गए हैं. अब हमारी कंडीशन क्या हो गई? Because now the Prussian soldiers can say to us that, you say that, yeah, you pretend that we are French, while you don't know your own language French to read and write, so you have no right to call yourselves as a French people. यानी उनके कहने का मतलब यह है कि दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद द अल्सास, यानी कि यही तो अल्सास के साथ में बड़ी समस्या है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि वह कोई भी चीज जो है वो कल पर सीखने के लिए या याद करने के लिए टाल देती है. अब यहां सी वर्ड यूज हुआ है, इसका इंडिकेशन है द पीपल ऑफ द अल्सास, यानी अल्सास की जनता, उसके लिए ये सी यूज हुआ है कि अल्सास के लोग जो है कोई भी काम सीखने के लिए या याद करने के लिए कल पे टाल देते हैं. नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल बी हैव टू राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को ये अधिकार मिल जाएगा तो मैं ये कहने का, क्या कहने का, हाउ इज इट, देखो ये कैसे हुआ. यू प्रिटेंड, यानी तुम बहाना करते हो, एक्सक्यूज करते हो. क्या एक्सक्यूज करते हो? टू बी फ्रेंच मैन, अपने आप को फ्रेंच होने का, कि हम फ्रांस के नागरिक हैं. एंड येट यू कैन नादर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि आप ना तो अपनी खुद की भाषा लिखना जानते हैं और ना ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम फ्रेंच के पीपल हैं? बट यू आर नॉट द वर्स्ट. तो मिस्टर हैवल कहते हैं कि लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, यानी हम सब के पास एक दूसरे को धिकारने, मतलब बहुत कुछ है जो हम एक दूसरे को धिकारते हैं. यहां बहुत कुछ कारण बने थे जिससे कि हम एक दूसरे को धिकारते हुए आए हैं. अब कैसे? योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस, यानी वरीड, चिंतित, टू हाउ यू लर्न, तो वह सीखने के लिए वो नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़े, बिकॉज they wanted to get some extra money, so they sent you to work in fields, farms, factories, mills, so that you can get some extra money. I am also fault, yeah, I also blame on me. Some days when I wish to catch fishing, I gave you holidays. यानी उनके कहने का मतलब है to have you learn, they prefer to put you work, वो लोग तुम्हें काम पर लगा देते थे, on a farm or at the mills, या किसी मिल में, so as to have a little more money, ताकि उन्हें ये रहता था कि बच्चे जाएंगे तो थोड़ा अतिरिक्त पैसा होगा. एंड आई, और मैं खुद इसका ब्लेम हूं, दोषी हूं, मेरा खुद का फॉल्ट है. कैसे? आई हैव बीन ब्लेम आल्सो. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने अक्सर अपने बगीचे के फूलों को पानी देने के लिए तुम्हें नहीं भेजा था? इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हें अपने पाठ पढ़ाने की बजाय मैं तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मेरी इच्छा होती थी, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें अवकाश नहीं दिया था, तुम्हारी छुट्टी नहीं की थी? जब भी मेरी इच्छा होती कि आज मच्छी पकड़ना है, चलो मौसम अच्छा है, उस दरमियान में आपकी हॉलीडे कर देता था. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को रिप्रोच कर रहे हैं, मैं भी रिप्रोच कर रहा हूं. मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने आपकी स्टडी का महत्व नहीं समझा और तुम्हें पढ़ाने के बजाय अपने स्वार्थ की खातिर फूलों को पानी देने के लिए भेज देता, या फिर कभी मच्छी खाने का मूड होता तो मच्छी पकड़ने के लिए चला जाता था और तुम्हारी छुट्टी कर देता था. देन फ्रॉम वन टाइम टू अनदर, सॉरी, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर वह मिस्टर हैमल एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर तो देखते हैं. मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, अब वो फ्रेंच भाषा के बारे में बातचीत करते रहे, saying that
इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या बोला उन्होंने कि यह फ्रेंच भाषा जो है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, चाहे आप स्पष्ट रूप से मान सकते हैं इसको, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और अत्यधिक तर्कसंगत। दैट वी मस्ट गॉड इट अमोंग अस, कि हमें अपनी भाषा का हमारे बीच में गॉड करना चाहिए, इसका संरक्षित करना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी कि वी गिव इंपॉर्टेंस टू आवर ओन लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट इट, वी प्रोटेक्ट आवर लैंग्वेज, यानी कि हमें हमारी भाषा का संरक्षण करना चाहिए, हमें अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जब लोग गरीब बना मतलब दास बना लिए जाते हैं, एज वेल एज दे होल्ड फास्ट ऑन देयर लैंग्वेज, इट इज द की ऑफ देयर प्रिजन, यह उनकी जेल की निकलने की चाबी है। यानी बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, यानी जब उन्हें लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा के ऊपर मजबूत पकड़ रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जैसे कि वह उनकी जेब की मतलब जेल की चाबी उनके स्वयं के पास में। यानी कि जब तक भाषा में पकड़ अच्छी होती है, हमारे पास में कई ऐसे मतलब वो अप्रूव हो जाते हैं जिससे कि हम जेल से बाहर आ सकते हैं। Then he opened a grammar and read us our lessons, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें अपना पाठ पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. इस दिन मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी चीज जो मिस्टर हैमल के द्वारा हमें पढ़ाई जा रही है वो इतनी आसानी से समझ में क्यों आ रही है। एक तो सबसे फर्स्ट बात तो यह है कि मिस्टर हैमल हर चीज को आज विथ एक्सप्लेन के द्वारा समझा रहे थे, और बच्चे भी जो है वेरी अटेंटिव हो गए थे। क्यों? उनको पता है कि इसके बाद में हमें अपनी जिंदगी में कभी फ्रेंच भाषा पढ़ने को नहीं मिलेगी, इसलिए वो भी बड़े ध्यान से समझ रहे थे। तो मिस्टर हैमल कहता है, आई वाज अमेज्ड, यानी सरप्राइज्ड टू सी, यह जानकर हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि वो भाषा मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ में कैसे आए थे। ऑल ही सेड, जो भी उसने कहा था, seemed so easy, यानी हर कुछ मुझे बहुत ही आसान प्रतीत हुआ था, हर चीज मुझे अच्छी तरीके से समझ में आने लग गई थी। आई थिंक टू दैट, मैं भी ये भी सोचता हूं कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, यानी इसमें मेरा ये था कि उस दिन मैंने भी हर चीज जो है वो बड़ी सावधानी पूर्वक सुनी, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी जिस पेशेंस के साथ में आज हर चीज जो एक्सप्लेन की थी, वैसा उन्होंने आज तक कभी इतना विस्तृत एक्सप्लेन करके समझाया नहीं था। सो आई वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड बेटर, बट टुडे ही वॉज गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग प्रॉपरली, सो आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, इसका मतलब ये प्रतीत हुआ कि वो बेचारे आदमी यानी गुरुजी सब कुछ हमें देना चाहते थे। ही न्यू, जो उनके पास में नॉलेज था उस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, जितना भी उनको नॉलेज था, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो आज ही हमें अपनी फ्रेंच भाषा का नॉलेज दे देंगे बिफोर गोइंग अवे, यहां से जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और जैसे मानो वो हमारे सिर के अंदर सब कुछ डालना चाहती हो इन वन स्ट्रोक, यानी एक ही प्रहार में, यानी एक ही बार में। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द ग्रामर, जिस समय हमारा ग्रामर का चैप्टर हो गया था, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारे लिए लिखने का एक टॉपिक हुआ, यानी हमें एक टॉपिक दिया गया लिखने का। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमल हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए थे, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसके ऊपर रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, यानी उसके ऊपर सुंदर और वक्राकार शब्दों में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ये वर्ड लिखे हुए थे उन कॉपीज के ऊपर। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ये शब्द उन कॉपियों के ऊपर ऐसे लग रहे थे और जैसे कि छोटे छोटे जो फ्लैग्स होते हैं वो कैसे फ्लोटिंग करते हैं, यानी लहराते हैं, ठीक उसी तरह वो वर्ड्स हमें वहां फ्लैग्स की तरह प्रतीत हुए।
hung from the road at the top of our desk, जैसे मानो हमारी जो डेस्क होती है उनके ऊपर रोड पर, यानी छड़ी जिसको कहते हैं या लोहे की जो बनी होती है उसके ऊपर जैसे मानो ध्वज कैसे लटकाए जाते हैं, फहराए जाते हैं, ठीक उसी तरह वो वर्ड्स हमें वहां प्रतीत हुए. यू ought to have seen how everyone said to work. आप ये देख सकते थे कि हर कोई कैसे वो अपने काम में बिजी था. यानी कि उस दिन चाहे कोई भी हो, चाहे गांव के बुजुर्ग बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर खुद है या अन्य जो छोटे छोटे बच्चे आके बैठे थे, सारे कोई अपने काम के अंदर तल्लीन था. यानी कि किसी के पास में कुछ भी दूसरे काम के लिए टाइम नहीं था, सब पढ़ रहे थे. नेक्स्ट देखिए, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और पूरी क्लास कितनी मतलब शांत थी, इसके बारे में अब अनुमान लगा सकते हैं. द ओनली साउंड वाज द स्क्रीचिंग ऑफ द पेन्स. कमरे में किसी तरह की जो है वो साउंड नहीं आ रही थी, यानी देयर वाज नॉट ए साउंड ऑफ एनीथिंग. किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ रही थी सिवाय स्क्रेचिंग, रगड़ ऑफ द पेन्स, पेन के द्वारा जो लिखा जा रहा था या जो कुछ ट्रेसिंग किया जा रहा था या ड्राइंग बनाई जा रही थी, जो भी थी, सिर्फ उनकी रगड़ की आवाज आ रही थी. इसके अलावा उस क्लासरूम के अंदर किसी भी तरह की साउंड जो है नहीं आ रही थी. और once some beetles flew in, एक बार क्या हुआ, बीच में कुछ बीटल्स यानी इंसेक्ट्स, ब्रेंगू, कीट उड़ते हुए अंदर आ गए थे. Nobody paid any attention to them. So when the beetles came in, nobody paid attention to them because all were busy in doing their work. क्योंकि हर कोई अपने काम को करने के लिए बिजी था, अव्यस्त था, तो किसी ने उन बीटल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया. Not even the littlest one यानी बहुत छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए थे, उन्होंने भी, स्मॉल चाइल्ड who worked right on the tracing, जो कि कार्य कर रहे थे ट्रेसिंग, यानी टू कॉपी द ड्रॉइंग, देयर फिश हुक बनाने में, यानी मच्छी के कांटे, मच्छी पकड़ने के लिए जो कांटे काम में लिए जाते हैं, उनके वो ड्राइंग बना रहे थे. तो ड्राइंग का वो कॉपी कर रहे थे. एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि मानो ये फिश हुक जो है वो फ्रेंच का है. ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड, तभी फ्रेंच को छत के ऊपर कबूतरों की कूड की आवाज सुनाई दी. कूड यानी गुटरिगू करना. अब an idea came into French mind that if the German soldiers made the pigeons to speak in German language, यानी कि उसके दिमाग में ये विचार आया कि क्या ये जर्मन सैनिक जो है इन कबूतरों के दिमाग में भी ये स्थापित करेंगे या उनको भी कंपेल करेंगे कि आपको ही जर्मन भाषा अब बोलनी पड़ेगी. पिजन्स कुड वेरी लो, यानी कुड यानी गुटरगू किया. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन दी जर्मन, क्या वे उन्हें जर्मन भाषा में गाने को मजबूर करेंगे. इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी. तो कहने का मतलब यह है कि हम इन पावर कॉन्ट रिप्लेस अदर्स लैंग्वेज, यानी कि हम अपनी सतह में या अपने पास में पावर हो जाता है तो हम किसी की भाषा नहीं बदल सकते हैं. द लैंग्वेज विच इज पर्टिकुलरली स्पोकन इन दैट रीजन. Whenever I looked up from my writing, यानी जब भी मैंने अपनी लेखनी से यानी लिखावट से ऊपर देखा, ऐसा मिस्टर हैमल सीटिंग मोशनलेस, मैंने देखा कि मिस्टर हैमल जो है वो मोशनलेस बैठे थे. मोशनलेस यानी विदाउट एनी मूवमेंट इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पर. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, यानी एक चीज से दूसरी चीज को गौर से देख रहे थे. एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी ऐसे लग रहा था जैसे कि वह उस स्कूल रूम के अंदर हर चीज जो है वो कैसी दिखाई दे रही थी उसके बारे में अपने दिमाग के अंदर स्थापित करना चाहते थे. फैंसी मीन्स इमेजिन, यानी जरा सोचिए. फॉर 40 years had been there in the same place, यानी कि लगभग 40 वर्ष से वो एक ही स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहे थे. विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जो बगीचा उन्होंने लगाया था
वहां उनकी खिड़की से बाहर था, जो उसके सामने दिखाई दे रहा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जिस क्लास को वो पढ़ाते थे वो उनके सामने सारे लोग बैठे थे। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ। ठीक उसी तरह क्लास के अंदर जो भी डेस्क थी, बेंचेस थी, वर्न स्मूथ। वर्न स्मूथ का मतलब होता है घिस करके चिकनी हो गई थी, क्योंकि वह काफी समय से उन बेंचों का प्रयोग हो रहा था, जिससे कि वो घिस गई थी, और घिसने से वो सारी बेंचेज स्मूथ हो गई। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टेलर, यानी बगीचे के अंदर वॉलनट जो ट्रीज थे, अखरोट के जो पेड़ थे, वो काफी बड़े हो गए थे, लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो हॉप वाइन थी, बेल, जो खुद उन्होंने लगाई थी, ट्वाइड यानी लिपट गई थी, अबाउट द विंडोज टू द रूफ, यानी खिड़की से लेकर के छत की तरफ। हाउ इट मस्ट बी हैव बीन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, यानी कि अब ये सारी चीजें जो उनके द्वारा वहां प्लांटेड की गई थी, डेवलप की गई थी, एंड नाउ ही हैड टू गो टू फ्रेंच, सो he felt great pain leaving all things. So नेक्स्ट देखिए, पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, तभी उनकी बहन जो है ऊपर कमरे में इधर उधर यानी सामान को व्यवस्थित कर रही थी, वो आवाज सुनाई दी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स यानी बॉक्सेस, यानी वह उनके संदूक को पैक कर रही थी, बॉक्स पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें यह अपने देश के लिए यह स्थान छोड़ना पड़ेगा अगले दिन, इसलिए उनकी सिस्टर जो है ऊपर कमरे में अपना सारा सामान पैक कर रही थी। नेक्स्ट, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसके अंदर हर पाठ को अंत तक सुनने की हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास का पाठ के बाद में हमारा हिस्ट्री का चैप्टर हुआ था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी, और बच्चों ने बा बेबी का उच्चारण किया। किसका उच्चारण किया? बा बेबी का। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, पीछे कमरे में जो ओल्ड होजर बैठे हुए थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उन्होंने अपना चश्मा पहन रखा था। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, उन्होंने अपने दोनों हाथों में बाल पोथी पकड़ रखी थी। प्राइमर, बाल पोथी। स्पेल द लेटर्स विद देम, वो भी उन बच्चों के साथ में उन लेटर्स का उच्चारण करना शुरू हो गए थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप ये देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे, मॉर्निंग कर रहे थे। हिज वॉइस ट्रेमल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज भावनात्मक रूप से घिसट गई थी, यानी बोल नहीं पा रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट, और उसको सुनना इतना हास्यात्मक था कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब लोग हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, ये अंतिम पार्ट मुझे कितना मतलब याद हुआ था, इसके बारे में यह एक्सप्लेन करना मेरे लिए असंभव था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की जो घड़ी थी उसमें 12 बज चुके थे। देन द एंजल्स, यानी जो बार बार चर्च के अंदर बेल बजती थी, उस बेल के बारे में। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस, और उसी पर प्रूसिया के सैनिक जो है ट्रम्पेट्स यानी तुरैया बजाती हुई, क्योंकि
उन्होंने फ्रेंच को डिफीट कर दिया था और उसके 2 डिस्ट्रिक्ट अपने हाथों में ले लिए थे। तो वह तुर्रियां बजाते हुए आए, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो कि ड्रिल करके वापस लौट रहे थे। ड्रिल का मतलब होता है कवायद करना, यानी टेकिंग एक्सरसाइज। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनकी आवाज हमारी खिड़की के नीचे गूंजी। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पाल, मिस्टर हैमल हमारे सामने खड़े थे और उनका चेहरा बहुत ही उदास था। इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टैल, मैंने कभी उनको इतना टैल नहीं देखा, यानी इतना उदास चेहरा। माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आए फिर वो रुक गए, आए फिर रुक गए, यानी कि had choked something in his throat and it was impossible for him to speak properly. He got emotional, but something choked him. लेकिन कुछ वस्तु जैसे कि उनका गला रुक गया हो, he could not go on, वो आगे कुछ नहीं बोल पाए। Then he returned to the blackboard, फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर लौटे। बोल नहीं पा रहे थे, गला भर गया था, यानी वो भावुक हो गए थे, बोल नहीं पा रहे थे। टूक ए पीस ऑफ चॉक, चौक का एक टुकड़ा उठाया। बेयरिंग ऑन विल ऑल हिज माइंड, और अपनी पूरी हिम्मत या ताकत बटोरते हुए उन्होंने बोला, यानी ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बड़े अक्षरों में लिखा, जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उस चौक के पीस से। अब वी विल ऑफ फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। When he stopped and leaned, then he stopped, फिर वो रुक गए, and leaned और झुके, his head against the wall, उनका सिर दीवार के सहारे था। And without a word he made a gesture, बिना कोई शब्द कहे उन्होंने gesture किया, यानी made signal by hands and head, यानी हाथ और सिर से उन्होंने संकेत किया to us, हमारे सामने। स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी स्कूल इज ओवर, यानी विद्यालय की छुट्टी होती है। यू मे गो, यानी आप लोग जा सकते हो। अब यहां उन्होंने बोला था वे ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे, ऐसा उन्होंने नारा दिया था और हम सब की छुट्टी कर दी थी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं दी लास्ट लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि उस दिन फ्रेंच को स्कूल के लिए क्या तैयार करना था, यानी व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे जैसे कि दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ, यानी कि यहां तक जो लाइन है वो क्वेश्चन की अपन ने अब वापस राइट कर दी है। उसके बाद में क्या लर्न करना था, पार्टिसिपल्स, यानी कि उसे पार्टिसिपल के बारे में लर्न करना था। बिकॉज मिस्टर हैमल हिज फ्रेंच टीचर had told the students that he would test them on the rules of participles। तो इसमें बताया है because Mr. Hamel had said that, क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि he would questions them, यानी कि वह उन्हें प्रश्न पूछेंगे on participles, यानी पार्टिसिपल पर। French did not know anything about participles, यानी कि फ्रेंच जो है वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, या he did not know ABC of the rules of participle, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि he did not know the first word of participle, first word of participle, यानी कि वो पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं जानता था। तो इसमें ये क्वेश्चन में ये बताया गया था कि भाई फ्रेंच को क्या तैयार करना था उस दिन स्कूल के लिए, कि उसको पार्टिसिपल के रूल याद करने थे, क्योंकि मिस्टर हैमल ने उनको ये पार्टिसिपल के रूल लर्न करने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, यानी कि स्कूल के बारे में फ्रेंच ने उस दिन अस्वाभाविक क्या देखा था, अनयूजुअल, अस्वाभाविक। यूजुअली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगेन
जिस समय स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, वहां अत्यधिक शोर शराबा होता था। बसल यानी कि शोर शराबा, कंफ्यूजन या हरिड मोमेंट, विच कुड बी हर्ड आउटसाइड इन द स्ट्रीट, और उस बसल को दे कैन हियर आउटसाइड द इन द स्ट्रीट, यानी बाहर गली में भी, बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल। लेकिन टुडे ही सा एवरीथिंग स्टिल, यानी हर चीज उसे शांत दिखाई दी। स्टिल मीन्स क्वाइट, शांत। दैट डे एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी वहां हर एक्टिविटी जो है बिल्कुल मोमेंट नहीं था, रविवार की सुबह की तरह शांति थी। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वहां मेज खोलने या बंद करने की भी आवाज नहीं थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, उसके सहपाठी पहले से ही अपने अपने स्थानों पर बैठ चुके थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर, और मिस्टर हैमल जिन्होंने अपना एक बड़ा सा डंडा पकड़ रखा था हाथ में, इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल, यानी कि मेज पर उसे नॉक करने के बजाय रैपिंग यानी नॉकिंग वाज अंडर मिस्टर हैमल्स आर्म, उन्होंने अपने बगल में दबा रखा था। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एंड क्वेश्चन 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या नोटिस लिखा हुआ था। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैज बीन पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड दैट फ्रॉम टुमारो जर्मन लैंग्वेज वुड बी टीच इन द अल्सास एंड लॉरेंस। तो देखिए, फॉर द लास्ट 2 years all the bad news had come from the bulletin board, पिछले 2 वर्षों से जितने भी बुरे समाचार थे वह उसी नोटिस बोर्ड से अल्सास और लॉरेंस के लोगों को मिलते थे। और आज जो है एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि अल्सास और लॉरेन के जो विद्यालय हैं वहां केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाए। द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और ये जर्मन के लोगों ने यानी कि पीपल ऑफ जर्मन और ऑफिसर्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और ये सूचना किसके द्वारा चस्पा की गई थी? जर्मनी के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एज यू रीड, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसकी वजह से स्कूल में उस दिन क्या क्या परिवर्तन हुए थे। यानी मिस्टर हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, सबसे बड़ा परिवर्तन ये दिखाई दिया था फ्रांच को कि मिस्टर हैमल ने अपनी सुंदर पोशाक पहनी थी। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट विच फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, यानी ग्रीन शर्ट विथ फ्रिल्ड यानी झालरदार हरा कमीज एंड ए ब्लैक सिल्क कैप विथ एम्ब्रॉयडर्ड, यानी कशीदाकारी किया हुआ एक काली टोपी उन्होंने पहन रखी थी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र और सोलेम, सोलेम मीन्स सीरियस, गंभीर प्रतीत हुआ था। सोलेम, सीरियस। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, यानी पीछे की जो बेंचें थी वो हमेशा खाली रहती थी। देयर वर विलेज पीपल सीटिंग, गांव के लोग बैठे हुए थे। क्वाइटली लाइक द किड्स, यानी बच्चों की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। कहने का मतलब यह है कि मिस्टर हैमल ने सुंदर पोशाक पहन रखी थी और हर तरह की एक्टिविटी जो है वो शांत थी, और पीछे की बेंचें क्लास में हमेशा खाली रहती है, वहां पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे बच्चों की तरह, बिल्कुल साइलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज, तो जिस समय फ्रेंड्स को बर्लिन से आए ऑर्डर के बारे में पता चला तो उसकी फ्रेंड्स की अपने टीचर हैमल के प्रति और स्कूल के प्रति जो उसकी फीलिंग्स है वो कैसे बदल गई थी। तो देखिए इसका आंसर, फ्रेंड्स केम टू नो दैट, यानी कि फ्रेंच ये जान गया था कि इट वाज द लास्ट लेक्चर इन फ्रेंच, कि यह फ्रेंच भाषा में उसका अंतिम पाठ है।
मिस्टर हैमल वुड गिव देम, जो कि मिस्टर हैमल उन्हें पढ़ाएंगे. फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, क्योंकि मिस्टर हैमल ने उनको बताया था कि आज ये तुम आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, एंड द नेक्स्ट डे यू विल बी टॉट द जर्मन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच की बजाय कल से तो मैं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन लैंग्वेज. देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली. तब मिस्टर फ्रेंच को खेद हुआ, रिग्रेट हुआ, बिकॉज ही डिड नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू हिज मदर टंग, क्योंकि उसने अपनी मातृभाषा के प्रति प्रॉपर ध्यान दे नहीं पाया था, तो इसलिए वो उसको रिग्रेट हुआ. हिज बुक्स विच सीम्ड ए न्यूसेंस, यानी उसकी पुस्तकें जो कि पहले उसे न्यूसेंस लगती थी, बकवास लगती थी, एंड बर्डन अर्लियर, और एक बोझ, वर नाउ ऑल फ्रेंड्स, अब उसे वो अपनी पुरानी मित्र प्रतीत हुई, यानी कि उसे अपने पुस्तकों के प्रति प्रेम जागृत हो गया. हिज फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल आल्सो चेंज्ड. अब उसकी फीलिंग्स के प्रति, मतलब अपने मिस्टर टीचर के प्रति उसकी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो गई थी. पहले वो उन्हें स्ट्रिक्ट और बैड टेम्पर्ड टीचर मानता था, लेकिन अब उसकी फीलिंग्स उसके प्रति चेंज हो जाती है. ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वह उनके रूलर के बारे में और वो कितने क्रैंकी थे, क्रैंकी यानी बैड टेम्पर्ड, इस सारी चीजों के बारे में अब वो भूल गया, यानी कि टीचर के प्रति भी उसका प्रेम जागृत हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लिटिल फ्रेंच जो है वो स्कोल्डिंग से यानी कि डांटने से डरा हुआ था? इसके लिए दो रीजन है. रीजन ये था कि मिस्टर हैमल ने विद्यार्थियों को पहले ही बता दिया था कि वह पार्टिसिपल के ऊपर उनसे ओरल टेस्ट लेंगे, और दूसरा इस वजह से उसको विद्यालय से जाने से लेट हो गई थी. देखिए, फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, यानी कि फ्रेंच जो है वो डांटने से डर गया था. दैट डे स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल द टीचर हैड सेड दैट, क्योंकि मिस्टर हैमल ने उनसे कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, कि वह उन्हें पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेगा. फ्रेंच फ्रैंकली एडमिट्स दैट, और इसके बारे में फ्रैंक जो है, फ्रैंकली यानी स्पष्ट रूप से, क्लियरली एडमिट्स यानी स्वीकार कर लेता है कि ही वॉज टोटली इग्नोरेंट अबाउट दैट टॉपिक, कि मैं इस टॉपिक के बारे में पूर्णतया अनजान था. क्या था? इग्नोरेंट, अनजान. He did not know the first word of the rules of the participles or ABC of the participles. So he accepts his fault that he was totally ignorant about that topic. His exact words are, उसकी वास्तविक शब्द क्या थी? वो क्या कहना चाहता था? I did not know the first word about them, which I have already mentioned. Secondly, और second कारण क्या था? वो afraid क्यों था? He had started for school very late that morning. उस दिन वह स्कूल जाने के लिए अपने घर से बहुत देर से रवाना हुआ था. तो अब ये दो रीजन थे. उसको डर था कि मिस्टर हैमल मुझे स्कॉल्ड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यानी कि यह पार्टिसिपल के नियम से ज्यादा टेम्पटिंग था, यानी एल्यूरिंग, मन को मोहित कर देने वाला. कौन सा? What did French find much more tempting? यानी फ्रेंच को सबसे ज्यादा ललचाने वाली वस्तु या आकर्षित करने वाली चीज क्या दिखाई दी? How did he finally react? और आखिरकार उसने उसकी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? अब यानी रूल ऑफ पार्टिसिपल से ज्यादा टेम्पटिंग, फर्स्ट chirping of the birds at the edge of the wood, sliding on the sand. The day was bright and warm, and sounds of the drilling of the Prussian soldiers backside of the showman. All these things tempting him,
than the rules of participant. So be attention. फ्रेंच फाउंड दैट इट वाज ए वेरी वार्म एंड ब्राइट डे. फ्रेंच ने ये पाया कि दिन जो है वो बहुत ही गर्म और चमकीला था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और पक्षी जो है वो जंगल के किनारे चहचहा रहे थे, यानी मेकिंग हैप्पी साउंड. चर्पिंग यानी मेकिंग हैप्पी साउंड यानी कि प्रसन्नतापूर्वक चहचहा रहे थे. द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग यानी टेकिंग एक्सरसाइज. प्रूशिया के सैनिक व्यायाम कर रहे थे इन द ओपन फील्ड, खुले मैदानों में, एट द बैक ऑफ द शोमेन यानी आरा मशीन के पीछे. यानी आरा मशीन एक फैक्ट्री होती है जहां पर लकड़ियों को काटा जाता है. ए फैक्ट्री वेयर वुड इज कट. ही कुड ग्लेडली स्पेंड द लाइफ आउट ऑफ डोर्स यानी कि वह आराम से यानी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन आउट ऑफ डोर यानी घर से बाहर बिता सकता था. एंड ही डिसाइडेड टू डू शो बट ही रेसिस्टेड हिज विश एंड वेंट ऑफ हरिडली टू द स्कूल. यानी कि उसने अपनी इच्छा का प्रतिरोध किया. तो देखो हाउएवर फिर भी ही हैड द स्ट्रेंथ यानी कि उसके अंदर ये साहस था कि ताकत थी टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन अपने उस लालच को या अपने मन को मोहित कर देने वाली चीजों का रेसिस्ट किया यानी अपोज किया. फाइनली ही हरीड अप टू स्कूल और आखिर में वह तेजी से विद्यालय की ओर चला गया. What can be the matter now, says French? Why do you think that he make this comment? यानी कि फ्रेंच ने कहा कि अब ये मामला क्या हो सकता है. सेज फ्रेंच जो फ्रेंच कहता है why do you think आप ऐसा क्यों सोचते हैं. Did he make this comment? उसने ये टिप्पणी क्यों की थी इस मैटर के बारे में. तो देखिए देयर वाज ए बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल यानी टाउन हॉल के नजदीक एक बुलेटिन बोर्ड था, नोटिस बोर्ड जिसको कहते हैं. When फ्रेंच पास बाई जिस समय फ्रेंच स्कूल जा रहा था, जब वो नोटिस बोर्ड के नजदीक से निकलता है, he noticed a crowd there. तभी उसका ध्यान जाता है कि वहां भारी भीड़ थी. He did not stop to look at it. वह यह देखने के लिए नहीं रुका था कि भाई नोटिस बोर्ड पे है क्या. He wondered, उससे आश्चर्य हुआ. What could be the matter then? कि अब क्या मामला हो सकता है था. फॉर द लास्ट 2 years क्योंकि पिछले 2 वर्षों से दे हैड रिसीव्ड ऑल द बैड न्यूज फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड. क्योंकि आज इतनी भीड़ थी, वैसे भी पिछले 2 सालों से वे लोग बहुत कुछ सुन सके थे कि जितने भी बुरे समाचार आए थे इसी नोटिस बोर्ड से आए थे. द लॉस्ट बैटल जैसे कि फ्रेंच जो है वो युद्ध हार गया था, अड्राफ्ट नए सैनिकों की भर्ती एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, ये सारी न्यूज उन्हें नोटिस बोर्ड से ही मिला था. इसीलिए फ्रेंच कहता है कि अब क्या मामला हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज वॉक्टर. व्हाट डिड ही आस्क फ्रेंच एंड व्हाई. हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट. यानी वॉक्टर कौन था और उसने फ्रेंच से क्या पूछा या क्या कहा, और हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट और इसकी फ्रेंच ने कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. वॉक्टर वाज ए ब्लैक स्मिथ. वॉक्टर कौन था. ब्लैक स्मिथ हु वाज स्टैंडिंग बिफोर द बुलेटिन बोर्ड विथ हिज अप्रेंटिस. ही हैड ऑलरेडी रीड द न्यूज व्हिच इज पुट ऑन द नोटिस बोर्ड. क्योंकि वो पहले से ही उस न्यूज को पढ़ चुका था, उसको पता था. ही न्यू द फैक्ट, वो उस तथ्य को जानता था. इसलिए जिस समय फ्रेंच वहां से निकल रहा था तो उसने उससे पीछे से पुकारा कि बब, यानी बब कहते हैं स्मॉल बॉय को. यू हैव प्लेंटी टाइम टू रीच योर स्कूल. यानी कि तुम्हें तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास में पर्याप्त समय है. तो क्या कहा उसने, देखो. He was reading the latest bulletin, यानी कि जो लेटेस्ट न्यूज थी उसको वो पढ़ने के लिए वहां खड़ा था. He asked French not to go so fast to his school. उसने फ्रेंच से पूछा कि तुम्हें इतना तेज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है. He added it, उसने आगे कहा, The little boy would get to his school in plenty of time. यानी कि छोटे बच्चे तुम्हारे पास विद्यालय पहुंचने के लिए you have enough time. The doctor had read the latest bulletin. क्योंकि वॉक्टर ने वो जो लेटेस्ट बुलेटिन आया था उसको पढ़ लिया था अबाउट टीचिंग ऑफ जर्मन. क्योंकि उसे पता था कि अब फ्रेंच पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल से हमें क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी. फ्रेंच थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वाज मेकिंग ए फन ऑफ हिम. लेकिन फ्रेंच ने सोचा कि ये वॉक्टर जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेकिंग फन ऑफ मी.
सो ही ran to the school and reached there breathless. और वो स्कूल चला गया और वहां हाँकते हुए विद्यालय पहुंच गया था. क्वेश्चन नंबर 5. What was the usual scene when French school began in the morning? जिस समय सुबह स्कूल शुरू होती थी, सामान्य आमतौर पर वहां क्या होता था? Usually when the school began, आमतौर पर जब विद्यालय शुरू होता था, there was a great passion, वहां बहुत शोरगुल होता था. The noise could be heard out in the school, यानी समाचार जो है, कहने का मतलब है, सॉरी, ये नॉइज जो है वो बाहर स्कूल के बाहर भी सुनी जा सकती थी. स्टूडेंट ओपन एंड क्लोज देयर डेस्क, विद्यार्थी जो है वो मेज खोलते बंद करते. दे रिपीटेड द लेसन्स टुगेदर वेरी लाउडली, और वे बार बार जो है पाठ जो है वो रिपीट करते थे, दोहराते थे, सुनाते थे. दे केप्ट देयर हैंड्स ओवर देयर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और वो उस पाठ को, क्योंकि बहुत ज्यादा शोरगुल होता था, जब वो लेसन यूनिशन में रिपीट किया जाता था, समूह में सुनाया जाता था, तो उसको अच्छी तरह समझने के लिए दे हैड टू पुट देयर हैंड्स ऑन देयर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर. दे केप्ट देयर, अच्छा, द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग द टेबल, और मिस्टर हैमल जो है अक्सर टेबल पर अपना रूलर उसको नॉकिंग करते रहते थे. विथ हिज ग्रेट आयरन रूलर, अपना वो बड़ा सा लोहे का जो डंडा उनके पास में होता था. तो अक्सर ये सीन जो है स्कूल जब शुरू होता था तो फ्रेंच को दिखाई देता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ हैड फ्रेंच हॉप टू गेट टू हिज डेस्क, व्हाट हैड ही हैड टू डू एंड व्हाई. यानी कि फ्रेंच ने क्या अपेक्षा की थी कि वह अपनी मेज पर पहुंच जाएगा. व्हाट हैड ही टू डू, और उसे क्या करना पड़ा, और व्हाई. French had hoped that he would get to his desk without being seen. फ्रेंच ने आशा की थी कि वो अपनी डेस्क पर बिना किसी के देखे चला जाएगा. Usually when the school began, there was a great hustle bustle, opening of the desk and maze. क्योंकि उसे आशा थी कि जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता था. कमोशन यानी शोरगुल, कंफ्यूजन. बट दैट डे इट वॉज वेरी क्वाइट. लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था. उसे जो सोच रखा था वो हुआ नहीं. सो फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. इसलिए फ्रेंच को क्या करना पड़ा, प्रत्येक के सामने दरवाजा खोल करके स्कूल प्रवेश करना पड़ा. ही ब्लश्ड एज ही वाज लेट, और वो शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसे देर हो गई थी, इस वजह से. एंड ही वाज फ्राइटन्ड दैट, और वह भयभीत हुआ था कि द टीचर माइट रिब्यूक हिम, कि शायद टीचर उसे रिब्यूक करेंगे, स्कॉल्ड करेंगे, उसे डर था. बट मिस्टर हैमल स्पोक काइंडली टू हिम दैट डे. लेकिन जैसा उसने सोचा था ऐसा हुआ नहीं था. मिस्टर हैमल भी बहुत ही विनम्रता से या दयालुता से उनके साथ में बात किया. अवॉर्ड 3 थिंग्स इन द स्कूल सरप्राइज फ्रेंच मोस्ट दैट डे. अब वो कौन सी 3 चीजें जो थी जो मिस्टर फ्रेंच को अत्यधिक हैरान किया था. पहली, मिस्टर हैमल द टीचर हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, यानी मिस्टर हैमल ने रविवार ये नए कपड़े पहन लिए थे. हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. ये थी पहली बात. सेकंड, द वॉल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलेम. पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र और गंभीर प्रतीत हुआ. ये सेकंड बात उसने देखी. एंड थर्डली, द विलेज पीपल वर sitting quietly like school children on the back benches that usually remain empty. यानी कि ये 3 things जो है. नंबर 1, मिस्टर हैमल ने नए कपड़े पहने थे, शॉर्टली बता देता हूं मैं. एंड नंबर 2, स्कूल वाज स्ट्रेंज एंड सोलेम. एंड थर्ड, village people were sitting on the back benches of the classroom that were usually empty in a den. Next question. Why had the villagers come to school that day? How did they look? उस दिन गांव के लोग स्कूल क्यों आए थे और वे कैसे आए थे? The villagers came to school that day because they wanted to pay respect to their teachers and the country which was no more, and they felt regret and sorry that they had not learned their own mother tongue more. The villagers had come there to thank Mr. Hamel for his 40 years of the faithful service. सबसे पहली बात तो ये थी कि वो गांव वाले मिस्टर हैमल को धन्यवाद देने आए थे जिन्होंने उनके स्कूल में 40 साल से सेवा दी थी.
एंड ऑल्सो वांटेड टू शो देयर रेस्पेक्ट द कंट्री, और वे अपने देश के प्रति सम्मान दिखाना चाहते थे। दैट वाज देश नो मोर, जो कि अब उनका नहीं रहेगा। दे वर सॉरी दैट, उन्हें इस बात का खेद था कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वह अधिक समय तक विद्यालय नहीं जा पाए थे, यानी ज्यादा पढ़ नहीं पाए थे, इस बात का भी उन्हें रिग्रेट था। दे वर सिटिंग क्वाइटली एंड लुक सैड, वो स्कूल की बैक बेंचों पे शांतिपूर्वक बैठे थे और उदास दिखाई दे रहे थे। व्हाट ए थंडरक्लैप, थंडरक्लैप का मतलब होता है वज्रपात या बिजली की कड़कड़ाहट। दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी ये सब मेरे लिए एक थंडरक्लैप की भांति थे। व्हिच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड द नरेटर, और वर्ड्स वही है जैसे कि मिस्टर हैमल द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन इन द सोलेम एंड जेंटल टोन, मिस्टर हैमल ने बच्चों को गंभीर और विनम्र लहजे में ये कहा था कि इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पाठ है। henceforth, अब से only German would be taught in the Alsace of Lorraine, Alsace and Lorraine, in the schools of Alsace and Lorraine, कि अल्सास और लॉरेन के विद्यालय में अब से केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, नए अध्यापक जी अगले दिन आ जाएंगे। एज दैट वाज देयर लास्ट ट्रांसलेशन, जैसा कि ये है उनका अंतिम फ्रेंच लैंग्वेज का चैप्टर था, टॉपिक था। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, और मिस्टर हैमल ने सारे विद्यार्थियों से कहा था कि लिसन दिस चैप्टर अटेंटिवली। द टीचर्स काइंड गेस्चर एंड द यूज ऑफ सॉफ्ट वर्ड्स, यानी टीचर का दयालुता पूर्वक ये गेस्चर व्यक्त किया हुआ, मतलब संकेत जो दिए गए थे, और उनके कोमल शब्द स्वीट एंड सूदिंग वर्ड्स शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड द नरेटर, यानी कि इसको नरेटर से आघात पहुंचा और वो हैरान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड मिस्टर हैमल ब्लेम फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच, यानी कि मिस्टर हैमल ने किसको ब्लेम किया था? नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग, की उन्होंने लर्निंग को नेग्लेक्ट कर दिया था, यानी सीखने को अनदेखा कर दिया था। पार्ट ऑफ द बॉयज लाइक फ्रेंच, ही थॉट इट टाइपिकल विद द पीपल ऑफ अल्सास, यानी उन्होंने इस प्रकार के अल्सास के लोगों के बारे में बताया था। दे वुड पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि पीपल ऑफ अल्सास पुट द लर्निंग फॉर टुमारो, यानी कि वो याद करना कल पे टाल देते हैं। पेरेंट्स आर नॉट क्वाइट एनेक्सियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न, और उनके माता पिता भी अपने बच्चों के सीखने के लिए चिंतित नहीं थे। दे पुट देम टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स इन ऑर्डर टू हैव ए लिटिल मोर मनी, क्योंकि अक्सर उनके पेरेंट्स जो अपने बच्चों को या तो किसी फार्म पे काम करने के लिए भेज देते थे या फिर किसी मिल पर भेज देते थे, जिससे कि क्या होगा, उनका पॉकेट मनी इंक्रीज होगा। तो ये उनको एक टेम्पटेशन होता था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने भेजने की बजाय वो काम पर भेज देते थे। एंड मिस्टर हैमल आल्सो सेज दैट ही वाज आल्सो फॉल्ट ऑफ इट, कि वह भी उसका दोषी थे। कैसे? गॉट हिज फ्लावर्स वाटर्ड और गेव देम ए हॉलिडे, वो क्या करता था, अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज देते थे। एंड हे टू नेग्लेक्टेड देयर लेसन्स, और उन्होंने भी नेग्लेक्ट किया था, बच्चों को पाठ याद करने को नहीं बोला, बल्कि वो अक्सर उनका हॉलीडे दे देते थे। हाउ डिड मिस्टर हैमल बिहेव एज द लास्ट लेसन केम टू एन एंड, जो ही वो लास्ट लेसन अंत की ओर आ रहा था, मिस्टर हैमल ने किस तरीके का बिहेव किया था? तो इसमें देखिए, मिस्टर हैमल स्टूड अप इन हिज चेयर, मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पे खड़े हो गए। ही लुक्ड वेरी पेल एंड टेल, वह बहुत ही पेल दिखाई देने लगे, यानी कि उदास, दुखी, पेल, फेडेड चेहरा उसका। ही वांटेड टू से सम पार्टिंग वर्ड्स, यानी कि वह कुछ पार्टिंग शब्द कहना चाहते थे, विदाई के शब्द, क्योंकि वो वहां से जाना चाहते थे, ऑर्डर जो आगे थे बर्लिन से। तो उन पार्टिंग वर्ड्स वो क्या कहना चाहते हैं देखें। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन मिस्टर हैमल गॉट इमोशनल, मिस्टर हैमल गॉट इमोशनल, कहने का मतलब ये है कि जैसे मानो उनके गले में कुछ फंस गया हो, अवरुद्ध हो गया हो गला, यानी कि वो पार्टिंग वर्ड्स बोलना चाहते थे, बट उनका उस गांव के लोगों से इतना अटैचमेंट था कि वह उन्हें छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। इसलिए मिस्टर हैमल गॉट इमोशनल, देन ही रॉट, और फिर उन्होंने बोर्ड पे लिखा
विविला फ्रांस। विविला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। ऑन द ब्लैक बोर्ड, कहां पर लिखा था? ब्लैक बोर्ड पर, विथ ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाते हुए। देन ही स्टॉप, उसके बाद फिर वो रुक गए। He leaned his head against the wall, और उन्होंने दीवार के सहारे अपना सिर झुकाया। विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, he made a gesture, उन्होंने हाव भाव व्यक्त किए, यानी कि सिर और हाथों से संकेत किया टू द स्टूडेंट्स विथ हिज हैंड टू परमिट देम टू गो एज द स्कूल वाज ओवर, यानी कि उन्होंने विद्यार्थियों को परमिशन दे दिया कि स्कूल वाज ओवर, यानी स्कूल आपका समाप्त हुआ, यानी आपकी छुट्टी हो गई है, आप अपने घर जा सकते हैं। अब इसी के साथ में आपने जो ये है टोटल 11 क्वेश्चन है लास्ट वाले, थिंक एज यू रीड, और उसके बाद में ये चैप्टर यहीं एंड होता है। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, कोई परेशानी आती है तो। ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप रीड कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।